Hello everyone, very warm welcome to ITLS Academy। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है द केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2। इसके पहले पार्ट में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी, उसी का ये कंटिन्यूएशन पार्ट है। तो कुछ और चीज़ों को आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? जहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है केमिकल, इससे पता चलता है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो कि केमिकल से रिलेटेड है। यहाँ पे कोई केमिकल इन्वॉल्व है, कोई केमिकल एलिमेंट इन्वॉल्व है जो कि रिएक्शन को करवा रहा है। तो चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। A chemical reaction occurs when new bonds form or old bonds break between atoms। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन, नए बॉन्ड्स बनते हैं और जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं। यही बनाते हैं केमिकल रिएक्शंस को, कि कुछ नया बने और कुछ जो बना हुआ है वो बिगड़े या डिग्रेड हो जाए। इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब ये जो बॉन्ड बन रहे हैं, टूट रहे हैं, ये किसके बीच में है? ये हैं किन्हीं दो एटम्स के बीच में। इसी के या तो बॉन्ड बनेंगे या तो बॉन्ड टूटेंगे और यही बनाएंगे एक केमिकल रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शंस आर द फाउंडेशन ऑफ ऑल लाइफ प्रोसेसेस। जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं यही फाउंडेशन होती हैं लाइफ की सभी प्रकार की होने वाली गतिविधियों के लिए। फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन एक होता है कि कोई मूलभूत चीज़ होती है कि उसके बिना चीज़ें संभव ही नहीं हो सकती हैं। तो उसी तरीके की कुछ केमिकल रिएक्शन है कि हमारे शरीर में अगर सभी प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को चलाना है तो उसके लिए केमिकल रिएक्शन का होना कंपलसरी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each element is the same before and after a chemical reaction। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, बॉन्ड्स बन रहे हैं, बॉन्ड्स टूट रहे हैं, इसके बावजूद जितने भी नंबर में एलिमेंट्स उस रिएक्शन में मौजूद हैं उनका नंबर, बॉन्ड्स चाहे ब्रेक हो चाहे नए बॉन्ड्स बने, उन जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए दो हाइड्रोजन हैं, दो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं, 2H2 प्लस ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल कितने हुए, काउंट करते हैं। 4 हाइड्रोजन हैं प्लस 2 ऑक्सीजन हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं, एक नया प्रोडक्ट बना, नए बॉन्ड्स बने, पुराने ब्रेक हुए, रिएक्शन हुई, उसके बाद में क्या बना? H2O बना, वाटर बना, प्लस H2O का दूसरा मॉलिक्यूल बना, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बने। लेकिन यहाँ पे क्या दोनों का जैसा शेप इनका था, जैसा शेप इनका था वो सेम है? नहीं, शेप चेंज हुआ। लेकिन क्या एलिमेंट्स चेंज हुए हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स चलिए काउंट करते हैं। यहाँ पे कितने थे टोटल? 6। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर स्टिल सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जबकि अगर आप देखें तो बॉन्ड में चेंज हुआ है। यहाँ पे बॉन्ड्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में था, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, यहाँ पे नहीं है। लेकिन बॉन्डिंग पैटर्न चेंज हुआ, नए बॉन्ड्स बने, पुराने ब्रेक हुए, लेकिन उसके बावजूद नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट आता है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी होती है वो कितने टाइप की होती है, कितने फॉर्म होते हैं उसके, और केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप होते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप की एनर्जी दिखाई गई है। पहली है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी है काइनेटिक एनर्जी और तीसरी है केमिकल एनर्जी। सबसे पहले देखते हैं क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में, किसी भी मॉलिक्यूल में रिजर्व रहती है, उनके पास में पहले ही प्रेजेंट होती है। और पोटेंशियल क्या होता है? क्षमता होती है। तो वो एनर्जी उनको एक ऐसी क्षमता देती है ताकि वो आगे के काम कर सकें, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट जो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक का मतलब है गति, मतलब कि जो भी एनर्जी स्टोर है, जो भी एनर्जी है मॉलिक्यूल के पास में, वो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे, या कह सकते हैं कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे ले जाने में सक्षम है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगला आता है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी जो कि ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है किसी भी मॉलिक्यूल में या एटम में। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी रिएक्शन के होने के लिए इस एक्टिवेशन एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? द कोलिजन एनर्जी। कोलिजन का क्या मतलब होता है? कोलिजन का मतलब होता है टकराव, टकराने की एनर्जी। जब मॉलिक्यूल्स, जब रिएक्शन हो रही होती है कोई, तो एक से दूसरे में चेंज हो रहे होते हैं, और उससे चेंज होने के लिए वो ब्रेक होते हैं, बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो उनके बीच में टकराव होता है। और उसके लिए जो नीडेड होती है एनर्जी, जो कोलिजन के लिए या टकराव के लिए, और ये कोलिजन किस लिए होता है? टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्शन कैसे होती है? इधर रिएक्टेंट होता है और रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवाता है। तो ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि इन केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए रिएक्टेंट्स के जो कोलिजन एनर्जी होती है, वही होती है एक्टिवेशन एनर्जी। अगला पॉइंट है बोथ द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड द टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द चांस दैट अ कोलिजन विल अकर एंड कॉज अ केमिकल रिएक्शन। चलिए मतलब देखते हैं इस पॉइंट का। यहाँ पे बताया गया है कि जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें कितने कोलिजन्स होंगे, कितने टकराव होंगे, ये डिपेंड करेगा कि जो पार्टिकल्स उस रिएक्शन में हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या है, एज वेल एज उसका टेम्परेचर क्या है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टकराव ज़्यादा होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है, वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हैं और रिएक्शंस को प्रोसीड करवाते हैं। इसके अलावा जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो भी मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, तो आपस में टकराव उनमें ज़्यादा होगा और केमिकल रिएक्शन भी इजीली और फास्टली हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कंसंट्रेशन और टेम्परेचर अफेक्ट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। सबसे पहला है कंसंट्रेशन। द मोर पार्टिकल्स ऑफ मैटर present in a confined space, the greater the chance that they will collide. जितने ही ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतने ही ज़्यादा चांस होंगे कि वो आपस में टकराव होगा उनमें और वो रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट है टेम्परेचर। एज अ टेम्परेचर राइजेस, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव अबाउट मोर रैपिडली। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो और भी ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि टेम्परेचर से उनको एनर्जी मिल जाती है। और मॉलिक्यूल्स की एक क्वालिटी होती है कि जब उनको एनर्जी मिलती है तो वो जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जाने लगते हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांसफ़र होने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर एक तरीके से जो भी वेलोसिटी है उसको इंक्रीज कर देता है और रिएक्शन को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। यहाँ पे देखिए डायग्राम से दिखाया गया है, एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक केमिकल बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स सो अ रिएक्शन कैन स्टार्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे इधर पोटेंशियल एनर्जी दी गई है और इधर रिएक्शन की प्रोग्रेस है एक्स एक्सिस पे,
और वाई एक्सिस पे है पोटेंशियल एनर्जी। अब आप देखिए जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास में इतनी एनर्जी है यहाँ तक की, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी एनर्जी कम है। और इसी के बीच में इस रिएक्शन को करवाने में जो एनर्जी हेल्प कर रही है उसका देखिए लेवल क्या है। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनसे ये इतनी ज़्यादा है, और यही होती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट से और एक्टिवेशन एनर्जी तक का लेवल होता है उसको हम बोलते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब्ड टू स्टार्ट रिएक्शन। ये जो एनर्जी होती है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एब्जॉर्ब की जाती है, और ये जो है एनर्जी रिलीज्ड एज न्यू बॉन्ड्स फॉर्म, जैसे ही नए बॉन्ड्स बनते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ये एनर्जी रिलीज हो जाती है। गाइस एंजाइम्स के केस में एक चीज़ होती है, जैसे कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, इसी को हम एग्जांपल लेते हैं। तो हम ये जानते हैं एंजाइम्स जो होते हैं कैटलिस्ट होते हैं, और वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? वो जब एंजाइम्स वर्क करते हैं तो वो क्या करते हैं, इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, और जब ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है प्रोडक्ट के बनने में जो टाइम लगता है वो भी कम हो जाता है, और ये रिएक्शन को कई गुना, हजारों लाखों गुना तक ये रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं जो एंजाइम्स होते हैं। जब हम एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम ये चीज़ डिटेल में देखेंगे कि कैसे ये वर्क करते हैं, कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा आ गया है कैटलिस्ट। अब हम देखने जा रहे हैं कि क्या प्रोसेस होती है जिसके द्वारा ये कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। Catalysts are chemical compounds that speed up chemical reactions by lowering the activation energy needed for a reaction to occur. Catalyst या एंजाइम्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन की गति को, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, और ये करते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। यहाँ पे देखिए बहुत खूबसूरत डायग्राम में दिखाया गया है चीज़ें कैसे हो रही हैं। ये देखिए वाई एक्सिस पे अगेन पोटेंशियल एनर्जी है, एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन है। आप देखिए जो ये लेवल रेड वाला दिया गया है ये है एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड विदाउट कैटलिस्ट। जब कोई भी कैटलिस्ट का यूज़ नहीं किया गया है तो ये लेवल आया है एक्टिवेशन एनर्जी का। लेकिन आप देखिए जब कैटलिस्ट का यूज़ किया गया है तो ये एनर्जी का लेवल यहाँ पे आ गया है, इतनी हो गई है एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए इस कलर में जो दिखाया गया है वो है एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड विद कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, और उस कम एक्टिवेशन एनर्जी ने प्रोडक्ट के बनने में आसानी कर दी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके हम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, a catalyst does not alter the difference in potential energy between the reactants and the product। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये है पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट की और ये है प्रोडक्ट की। तो जो कैटलिस्ट होता है ये इनके बीच में कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। आप ये देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी इनकी पहले थी कैटलिस्ट के यूज़ करने से पहले, कैटलिस्ट यूज़ करने के बाद में भी पोटेंशियल एनर्जी वही है। मतलब साफ है कि कैटलिस्ट ने पोटेंशियल एनर्जी के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है, इनके डिफरेंस को एकदम से मेंटेन रखा है कि जितना डिफरेंस पहले था उतना ही डिफरेंस बाद में भी है। लेकिन ये करता क्या है, इट लोवर्स द अमाउंट एनर्जी नीडेड टू स्टार्ट द रिएक्शन। ये क्या करता है कि जो कभी किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है ये कैटलिस्ट उस एनर्जी को कम करता है। पोटेंशियल एनर्जी के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करके
रिएक्शन को स्टार्ट करने वाली एनर्जी को कम करके ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी का नाम ही बताता है कि ये ऐसी एनर्जी है जो किसी चीज़ को एक्टिवेट कर रही है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप देख सकते हैं कैसे कैटलिस्ट ने पोटेंशियल एनर्जी को बिना टच किए हुए सिर्फ और सिर्फ जो एनर्जी रिक्वायर्ड है रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए उसको कम करके प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अभी तक हमने एनर्जी देखी, कितने टाइप्स की एनर्जी होती हैं, उसमें हमने देखा केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और इसके बाद में एक हम लोगों ने डिटेल में देखा एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए। अब हम देखने जा रहे हैं जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनका टाइप क्या है, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस एग्जिस्ट करती हैं। तो एक ओवरव्यू में बताती हूँ। जो हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं दो टाइप की होती हैं, एक जिनमें कि कुछ भी बन रहा है, दूसरी वो जिनमें कि कोई भी ब्रेक हो रहा है। ऐसा कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमारे शरीर को ज़रूरत है ग्लूकोज की, तो क्या होगा, शरीर बॉडी में क्या होगा, रिएक्शन होगी जिसमें कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इन सब चीज़ों को लिया जाएगा, एक रिएक्शन करवाई जाएगी और उसके बाद में ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, फॉर्मेशन हुआ, कुछ कोई चीज़ बनी, एक प्रकार की रिएक्शन हुई। अब वो रिएक्शंस जिनमें कुछ टूटता है, अब हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तब क्या होता है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर कर लिया जाता है। जब भी शरीर में कुछ ऐसा होता है कि वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, नई चीज़ें नहीं आ रही हैं बाहर से, ना तो कार्बन आ रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके नया ग्लूकोज नहीं बना पा रहे हैं, तब शरीर क्या करेगा, जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको तोड़ना शुरू करेगा। उसको किस में तोड़ेगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। अब ग्लाइकोजन टूट रहा है, मतलब बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, कुछ ब्रेक हो रहा है, तो ये होती है दूसरे टाइप की रिएक्शंस। ये दो मेन रिएक्शंस होती हैं जिनमें कि एक को हम सिंथेसिस रिएक्शंस बोलते हैं और एक को डिस्ट्रक्शन रिएक्शन बोलते हैं। जो सिंथेसिस रिएक्शन है उसमें कुछ नया बनता है, जो डिस्ट्रक्शन वाली रिएक्शन होती है उसमें कुछ टूट रहा होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं विद सिंथेसिस रिएक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे कैसे होती है सिंथेसिस रिएक्शन। जो सिंथेसिस रिएक्शन होती है उनको जो हमारा केमिकल टर्म है, जो नाम दिया जाता है वो नाम है एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बनना। ये एनाबोलिज्म सिंथेसिस की रिएक्शन होती है। इसके डिटेल्स देखते हैं। When two or more atoms, ions और molecules, कुछ भी हो सकते हैं, सिंथेसिस हो रही है उसमें एटम्स का यूज़ होता है, आयंस का होता है या मॉलिक्यूल्स का भी होता है। जब इनमें से कुछ भी कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, टू फॉर्म न्यू एंड लार्ज मॉलिक्यूल, कोई नया और बड़ा मॉलिक्यूल बनाने के लिए जब एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है सिंथेसिस रिएक्शंस। सिंथेसिस रिएक्शंस का एग्जांपल देखते हैं। कोई भी ए एटम है, ये कुछ भी हो सकता है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी है। ए है, ये बी के साथ में कंबाइन किया, बी के साथ में जुड़ा, कुछ नए बॉन्ड्स बनाए, कंबाइन होके इन्होंने बनाया नया मॉलिक्यूल जिसका नाम है ए बी। अब ये दोनों अलग अलग थे, एक साथ में मिलके इन्होंने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया, तो यहाँ पे कुछ नया ही बना है, इसलिए इसको बोला जाता है एनाबोलिज्म रिएक्शन। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है एनाबोलिज्म रिएक्शन का।
यहाँ पे देखिए वाटर के फॉर्मेशन को दिखाया गया है कि कैसे वाटर का फॉर्मेशन होता है। 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आए प्लस एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आया। देखिए कैसे आपको बॉक्सेस के फॉर्म में समझा के रखा है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को। ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड हुए एक दूसरे से और उसके बाद में इन्होंने वाटर मॉलिक्यूल को बना दिया। अब आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, एक ये है एक ये है, ऑक्सीजन एक ही है। अब इस ऑक्सीजन ने कंबाइंड किया हाइड्रोजन के साथ में और यहाँ पे देखिए 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को बना दिया गया है। गाइज ये जो रिएक्शन होती है, ये जो नंबर इनके आगे लिखे होते हैं, ये लिखना कोई कंपलसरी नहीं होता। जस्ट हम लोग जब किसी भी रिएक्शन को लिख रहे होते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए हम इन नंबर ऑफ एटम्स को यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि जो हमारे शरीर में रिएक्शन हो रही होगी कोई भी मॉलिक्यूल आधा अधूरा नहीं बनेगा, क्योंकि ये ज़रूरी है जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में होंगे उतना ही वो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो हमको इसे बैलेंस करने के लिए आगे इसके नंबर लिखने की ज़रूरत होती है। ये कोई भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने नंबर नहीं लिखे हैं ये तो आपकी रिएक्शन गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने सही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवाया है तो आपकी रिएक्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रक्शन रिएक्शन या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। Decomposition reactions split up large molecule into smaller atoms, ions or molecules। जो डिकम्पोजिशन की रिएक्शन होती है ये किसी भी बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देती है। अब ये जो डिकम्पोजिशन है इसको हम क्या नाम देंगे? जब कोई भी चीज़ बन रही थी तो उसको हमने बोला था एनाबोलिज्म, और यहाँ पे कुछ ब्रेक हो रहा है, कुछ ब्रेकेज हो रहा है, तो इसको हम नाम देते हैं कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म वो रिएक्शन होती है जिसमें कि कुछ चीज़ें ब्रेक हो रही होती हैं, नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं एक मॉलिक्यूल है AB, बड़ा मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। A अलग बन गया, B अलग बन गया। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस बने, इसी को बोलते हैं कैटाबोलिज्म रिएक्शन। एक एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे देखिए CH4 मीथेन दे के रखा है। मीथेन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तो देखिए इसने क्या बनाया, इसने कार्बन बनाया प्लस हाइड्रोजन बना दिया। क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलके तो बना है, तो ये रिएक्शन हो गई कैटाबोलिज्म। आप जस्ट इसको रिवर्स करिए, कार्बन को और हाइड्रोजन को मिक्स करके अगर आप मीथेन बना रहे हैं तो यही रिएक्शन हो जाएगी एनाबोलिज्म। देखिए बॉक्सेस की हेल्प से समझना आसान होगा। कार्बन और हाइड्रोजन को यहाँ पे ज्वाइन करके जो मॉलिक्यूल था मीथेन, लार्ज मॉलिक्यूल, उसको ब्रेक किया गया है। कार्बन अलग हो गया और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अलग हो गए। दो मेन रिएक्शंस होती हैं, एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, लेकिन इसके अलावा बैकग्राउंड में कुछ और भी रिएक्शंस चलती रहती हैं, कुछ और भी प्रोसेस होती हैं। उन्हीं में से एक है एक्सचेंज रिएक्शन। एक्सचेंज का नाम ही आप देखिए समझ सकते हैं कि कुछ एक्सचेंज हो रहा है, कुछ चीज़ें इधर से उधर की जा रही हैं। तो एक्सचेंज रिएक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। Many reactions in the body are exchange reactions। बहुत सी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि एक्सचेंज रिएक्शंस होती हैं। They consist of both synthesis and decomposition reaction। अब इन एक्सचेंज रिएक्शन में एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म दोनों ही एक साथ प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही एक साथ मिलके एक जैसी रिएक्शंस को करवा रहे होते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल है AB और CD, इनमें एक्सचेंज रिएक्शंस हुई। अब ये B एक्सचेंज हुआ D से
और जो C था वो एक्सचेंज हुआ इससे। अब यहाँ पे देखिए क्या मॉलिक्यूल बना नया, यहाँ पे बना A और D, मतलब D यहाँ पे चला गया और ये B यहाँ पे आ गया, एक्सचेंज हुआ, चीज़ें चेंज हुई, नया मॉलिक्यूल बन गया B और C। ये दो नए मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बनी भी हैं, कुछ चीज़ें टूटी भी हैं। जो A के साथ में D मिला तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, लेकिन जब A से B हटा अलग हुआ तो यहाँ पे एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म भी हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे सिंथेसिस भी हो रही है, डिकम्पोजिशन भी हो रहा है। तो एक्सचेंज रिएक्शन में दोनों ही रिएक्शंस एक साथ में कंबाइंड हो गई हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया है यहाँ पे और प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। जब आप इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो HCO3 मॉलिक्यूल है ये रिप्लेस करता है क्लोराइड को, और यहाँ पे जब पहुँचता है इसके पास ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, दूसरा मिलता है और बना लेता है H2CO3। H2CO3 क्या होता है? कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट क्या होता है, ये जो क्लोराइड था ये क्लोराइड पहुँच जाता है सोडियम के पास में, और ये सोडियम के साथ में मिलके बनाता है साल्ट। कौन सा साल्ट? सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ से यहाँ पे बॉन्ड नए बने और कार्बोनिक जो एसिड है उसका फॉर्मेशन हुआ, एनाबोलिज्म हो गया। जबकि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड्स का ब्रेकेज हुआ, यहाँ पे कैटाबोलिज्म भी हो गया। तो इस तरीके से दोनों ही रिएक्शंस एक साथ में हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। एक और रिएक्शन की कैटेगरी रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो कि दोनों डायरेक्शन में हो, इधर भी जाए और इधर भी जाए, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। In a reversible reaction, the product can revert to the original reactant। ऐसा हो सकता है कि जो भी प्रोडक्ट बना है वो दोबारा से टूट के रिएक्टेंट्स में बन जाए। वो रिएक्शन दोनों ही डायरेक्शन में हो रही होगी। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए एक मॉलिक्यूल है AB ब्रेक हुआ A और B में, दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना लिए। लेकिन ऐसा भी होता है, ये जो A और B मॉलिक्यूल थे यहाँ पे नए नए मॉलिक्यूल्स बने, इन दोनों ने खुद को दोबारा से ज्वाइन किया और फिर से AB बना दिया। तो देखिए रिएक्शन दोनों ही डायरेक्शन में हो गई, इसीलिए इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल देखें, सम रिएक्शंस आर रिवर्सिबल ओनली अंडर स्पेशल कंडीशंस। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि हमेशा रिवर्सिबल नहीं होती हैं, लेकिन उनको कुछ स्पेशल कंडीशन दे दी जाए, जैसे कि वाटर दे दिया जाए, हीट दे दिया जाए, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो वो रिवर्सिबल हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिखाया गया है कि अगेन AB मॉलिक्यूल लिया है, उसको वाटर दिया तो ब्रेक हो गया, और हीट दिया तो कंबाइंड होकर फिर से वही रिएक्शन बना दी, और इस तरीके से यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ में हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है कि जो किसी के पास में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चले जाएं किसी दूसरे मॉलिक्यूल के पास में, और रिडक्शन क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एक ने दिए हैं वो दूसरे ने ले लिए, तो वो रिड्यूस हो गया। तो इस तरीके की रिएक्शन, वैसे नॉर्मली कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनमें की होता है कि ऑक्सीडेशन हो गया या तो रिडक्शन हो गया, लेकिन ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही एक साथ में हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जा भी रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स आ भी रहे हैं, कोई एक लेके उनको रिड्यूस भी हो जा रहा है। तो चलिए समझते हैं इसको। These reactions are concerned with the transfer of electrons between atoms and molecules। ये जो रिएक्शंस होती हैं ये इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की मदद से होती हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर दो फॉर्म में होता है, या तो वो लॉस करे या गेन करे।
तो चलिए देखते हैं। ऑक्सीडेशन रिफर्स टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाना। इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस रिलीज एनर्जी। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में जो भी सब्सटेंस है ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिससे भी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, वो एनर्जी को रिलीज करता है, कुछ ना कुछ वो एनर्जी रिलीज कर देगा। जबकि जो रिडक्शन रिएक्शन होगी, रिडक्शन रेफर्स टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन की प्रोसेस में जो कंपाउंड मॉलिक्यूल या आयन जो भी है जो रिड्यूस हो रहा है, वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, वो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और फिर रिड्यूस हो जाएगा। इन द प्रोसेस द रिड्यूस्ड सब्सटेंस गेन्स एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है वो एनर्जी को गेन करता है, उसके पास में बाहर से एनर्जी आ जाती है। तो ये होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जहाँ पे एनर्जी का गेन लॉस हो रहा है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स का लॉस एंड गेन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स के लॉस एंड गेन की वजह से ही एनर्जी का भी लॉस एंड गेन हो रहा है। So thank you very much everyone for watching this session. Follow ITLS Academy on various social media platforms and also subscribe to our YouTube channel. Thank you very much.